हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 10th क्लास साइंस में फर्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ते हुए कुछ और समीकरणों को बनाएंगे इन कथनों से, तथा इन समीकरणों को क्या संतुलित करेंगे और इसमें अपन अभिक्रिया का क्या बताएंगे, प्रकार भी बताएंगे। देखिए, अब आप बनाना सीख गए होंगे। ये अपन 4 समीकरण इस पर और करते हैं, उसके बाद फिर और समीकरण अपन संतुलित करना सीखेंगे। लिखा है लेड एसीटेट का विलयन, का लेड एसीटेट का विलयन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड एवं एसीटिक अम्ल का विलयन बनाता है। अगर इस पर थोड़ा बेटा रोशनी के कारण धुंधला दिखाई दे रहा हो तो आप इसको क्या सुने ध्यान से, सुनने के बाद आप इसको अपनी नोट कॉपी पर लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेड एसीटेट का विलयन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके लेड क्लोराइड और एसीटिक अम्ल का विलयन बनाता है। देखिए यहाँ पर इसका अपन आंसर लिख रहे हैं किसका, लेड एसीटेट का। लेड एसीटेट का जो सूत्र होता है वो होता है बेटा, लेड का क्या होता है पीबी, और एसीटेट का होता है, कल मैंने बताया था आपको, CH3COO, ये होता है एसीटेट का। अब अंतर क्या है, यहाँ पर लेड की संयोजकता कितनी होती है 2 और 4 होती है, डी ब्लॉक का तत्व है तो 2 है यहाँ पर, इस कारण से। और इसकी कितनी होती है -1, इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे, इसका जो सूत्र है वो क्या बन जाएगा बेटा, PbCH3COO का होल ट्वाइस। तो लेड एसीटेट का जो सूत्र है वो बेटा क्या है, PbCH3COO का होल ट्वाइस। लेड एसीटेट, इस Pb को अपन यहाँ भी लिख सकते हैं और इस होल ट्वाइस जे लिखने के बाद Pb को अपन इधर की जगह क्या है ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे भी अपन लिख सकते हैं। PbCH3COO का होल ट्वाइस है अपना लेड एसीटेट का विलयन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, क्रिया करता है। किससे क्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl से क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बनाता है, लेड क्लोराइड और एसिटिक अम्ल बनाता है। लेड क्लोराइड का बेटा Pb, क्लोराइड का Cl, लेकिन यहाँ पर क्या है PbCl2 लिखना पड़ेगा क्योंकि लेड की संयोजकता 2। तो PbCl2 मतलब लेड क्लोराइड तथा क्या बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है। एसिटिक अम्ल का क्या होता है, CH3COOH। अगर ये दिख नहीं रहा हो तो आप सुन सकते हो, लिख सकते हैं CH3COOH एसिटिक अम्ल का क्या है सूत्र है। तो PbCH3 का होल CH3COO का होल ट्वाइस, ये अपना लेड एसीटेट का विलयन HCl से क्या करता है, क्रिया करता है, और क्या बनाता है, लेड क्लोराइड अर्थात PbCl2 तथा CH3COOH। जे अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं एसीटिक अम्ल, ऐसे लिख लेना आप, CH3COOH एसीटिक अम्ल। सेकंड क्या है, देखिए अपना सेकंड समीकरण देखते हैं अपन। शुद्ध एथेनॉल में, किसमें है, शुद्ध एथेनॉल में क्या डालते हैं अपन, सोडियम धातु डालने पर एथेनॉल, तो एथेनॉल का सूत्र C2H5OH। शुद्ध एथेनॉल में क्या डालना है अपन, सोडियम धातु। ये अपन ने बेटा क्या डाल दी इसमें, सोडियम धातु डालने पर क्या बनता है, सोडियम एथॉक्साइड बनता है। देखिए बेटा, सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये आपको याद रखने के लिए C2H5ONA। इस यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु, इस एथिल अल्कोहल में से हाइड्रोजन परमाणु हटता है, उसकी जगह क्या हो जाता है, Na क्या आ जाता है। तो क्या बन जाता है, सोडियम एथॉक्साइड। ये हाइड्रोजन जो हटा है वो गैस के रूप में H2 क्या निकल जाएगा, के रूप में बाहर निकल जाएगी। देखिए अगर यहाँ पे भी अगर आपको ऐसे लिख लेना बेटा इसको H2, ठीक है। अब एथिल अल्कोहल यहाँ पे आप बैलेंस करोगे, इसको अनबैलेंस है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे क्या लगा लो 2।
जब 2 लगाओगे आप तो 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर कितने हैं 5। अब यहाँ पर कार्बन भी आप देखोगे तो कार्बन 2 दूनी 4, तो इस C2H5ONA के आगे भी 2 लगा लो। अब हाइड्रोजन इधर देखोगे तो 5 दूनी 10 और 2 12, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, O के आगे क्या लगा है 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। Na कितना है 1, तो Na। ये अपना सोडियम एथोक्साइड का सूत्र है और ये अपना एथिल अल्कोहल का। जब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल सोडियम से क्रिया करता है तो सोडियम एथोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है बाहर निकलती है। देखिए थर्ड समीकरण को क्या कह रहा है आयरन थर्ड, यानी कि यहाँ पर जो मैंने बताया था डी ब्लॉक का तत्व है आयरन, और ये 2, एक तो क्यूप्रस नहीं, फेरस और फेरिक। तो क्या है फेरस जो होता है वो क्या है उसकी संयोजकता होती है 2 आयरन की वहाँ, और जहाँ आयरन की संयोजकता कितनी है 3, इसलिए फेरिक। तो आयरन क्या थर्ड ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ठोस क्या बनता है आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा बेटा आपने पढ़ा है Fe2O3। आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है CO से क्या करता है क्रिया करता है, या इसको आयरन ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है ठोस आयरन बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलती है बाहर। ये क्या बन गया बेटा ठोस आयरन बन गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल गई बाहर निकल गई। ये समीकरण अभी अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए अपन इसमें देखते हैं यहाँ पे आयरन 1 2 है, यहाँ पर 1, इसको 2 करने के लिए अपन यहाँ पर 2 का गुणा करा देंगे। कार्बन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 4 करने के लिए बेटा 2 करोगे। लेकिन जब यहाँ पर 2 करोगे तो आप ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे 3 और 1 4, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन कार्बन 1 और इधर कार्बन 2। अगर यहाँ पर 2 करते हैं अपन तो भी अनबैलेंस रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं है। तो इसके लिए अपन यहाँ पर करके देखते हैं 3। अगर कार्बन को अपन यहाँ पर 3 करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितने हो रहे हैं 3 हो रहे हैं। देखिए अब ऑक्सीजन कितने होगा 3 और 3 इधर कितने होगा 6, ऑक्सीजन इधर भी कितने होगा 3 दूनी 6। कार्बन यहाँ पे कितने होगा 3, तो कार्बन यहाँ पर भी कितने होगा 3। आयरन यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी आयरन कितने हैं 2। इस प्रकार से बेटा समीकरण क्या हुआ संतुलित हुआ, बैलेंस हुआ। इनकी मैं अभी आपको क्या है अभिक्रिया का प्रकार और बताऊंगा कि कौन कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से हैं। समीकरण आगे अपन बना लें, उसके बाद अपन अभिक्रिया का प्रकार भी बताएंगे कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की है। अगला हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन से क्या है अभिक्रिया करके। हाइड्रोजन क्या है सल्फाइड गैस ऑक्सीजन से क्या करती है क्रिया करती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ठोस सल्फर और द्रव जल बनता है। ठोस क्या बनता है सल्फर बनता है, और क्या बनता है द्रव क्या बनता है जल बनता है बेटा। देखिए तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर 1 ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन 1 है। अनबैलेंस करने के लिए बैलेंस करने के लिए 2 लगाओगे आप, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4। हाइड्रोजन जब 4 हो जाएंगे तो इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, 2 दूनी 4। और सल्फर इधर कितना होगा 2, इधर सल्फर कितना है 1, इसको 2 करने के लिए आप यहाँ पे 2 का गुणा कराओगे। ठीक है बेटा कोई दिक्कत क्लियर। अब अपन देखिए यहाँ पर ये अपन ने चारों क्या है कथनों के अपन ने क्या बनाए 4 क्या है समीकरण बनाए। इन चारों समीकरणों को अपन ने क्या है संतुलित भी किया। अब अपन देखते हैं कि इसमें कौन सी समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है, अर्थात अभिक्रिया का प्रकार क्या है। देखिए सबसे पहले अभिक्रिया अपन देखते हैं अगर PbCH3COO का क्या है होल ट्वाइस प्लस क्या है HCl, ये क्या बना रहा है बेटा ये इससे क्रिया करता है और PbCl2 और CH3COOH बनता है। देखिए अगर अपन इसमें देखते हैं तो इसमें आयनों का क्या हो रहा है आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि लेड एसीटेट का जो विलयन है वो CH3COO ऋणायन और Pb धनायन में टूट जाएगा, H धनायन और Cl ऋणायन में टूट जाएगा। तो इसमें क्या आयनों का क्या हो रहा है आदान प्रदान हो रहा है। और जहाँ
देखिए लेड एसीटेट का HCl के साथ जब अपन क्रिया करवाते हैं तो PbCl2CH3COOH बनता है। यहाँ पर लेड एसीटेट का बेटा क्या हो रहा है, आयनन हुआ। कैसे आयनों में, देखिए आयनों का आदान प्रदान, ये CH3COO ऋणायन और लेड क्या है, धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। H धनायन और Cl ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तब ऐसी अभिक्रिया को हम, जहाँ जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, आप सभी जानते हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक अभिक्रिया के प्रकार में कौन सी अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार सेकंड वाली अपन देखते हैं कि एथेनॉल को जब सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पर भी देख रहे हो आप, आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि C2H5 जो धनायन और OH ऋणायन में परिवर्तित होगा। जब ये सोडियम से क्रिया करेगा तो सोडियम एथॉक्साइड होगा, अर्थात इसमें भी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए ये भी क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ये भी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसके बाद आता है अपना आयरन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो रहा है, ये क्रिया कराते हैं तो Fe+CO2 बनता है। देखिए यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो इसको अपन जो कहेंगे, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है, इसमें अब कौन सी अभिक्रिया होगी, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी बेटा। कौन सी अभिक्रिया होगी, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसको देखते हैं अपन, हाइड्रोजन सल्फाइड का O2 का योग हो रहा है, इसमें तो स्पष्ट है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, और ऑक्सीजन का जिसमें योग होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसको अपन क्या हो जाएगी, अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ये जो समीकरण है ये अनबैलेंस है, इसको अपन ने बैलेंस है, संतुलित है। इसको अपन ने क्या है, अभिक्रिया के इसमें क्या बताना था, अपन को प्रकार बताना था। तो अपन ने अभिक्रिया को क्या है, इसमें प्रकारों को बताया कि कौन कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की है, कौन सा समीकरण में कौन सी अभिक्रिया है। ये अपन ने अभिक्रियाओं को, मतलब समीकरणों को क्या अपन ने संतुलित किया, समीकरणों को अपन ने बनाना सीखा। इसमें अपन ने ये भी बताई कि कौन से समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये भी पहचान करना आपको आ गया होगा। इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्या समीकरण करते हैं अपन। देखिए जैसे कि मैं कुछ समीकरण लिखूँगा, उनको आपको संतुलित करना है और उसमें अभिक्रिया का क्या बताना है, अपन को प्रकार बताना है। निम्न अभिक्रियाओं को क्या अपन को संतुलित करना है और इसमें अभिक्रिया को अपन को क्या प्रकार भी बताना है। ये अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, इनको अपन को संतुलित करना है। इसके साथ में अपन को इसके बाद में क्या बताना है, अपन को अभिक्रिया का क्या प्रकार भी बताना है। सबसे पहले मैग्नीशियम धातु क्लोरीन से क्रिया करती है और क्या बनाती है, MgCl2 बनाती है। यहाँ पर देखिए Mg1, ये भी एक है, क्लोरीन इसमें 2 हैं, इसमें भी क्लोरीन इधर 2 हैं, मतलब बराबर हैं। ये संतुलित अभिक्रिया। अब इसमें अपन को साथ में क्या बताना है कि अभिक्रिया का प्रकार बताना है, इसमें कौन सी अभिक्रिया है। इसमें देखिए संयोग हो रहा है बेटा, Mg क्लोरीन से क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, लेकिन क्या है, संयोग हो रहा है। तो इसको क्या है, संतुलित संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया का प्रकार जो होगा वो कैसी अभिक्रिया होगी, ये संतुलित संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होगी, ये संतुलित संयोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया का प्रकार हुआ है इसमें। देखिए इसी प्रकार अगली देखते हैं अपन, HgO को जब ऊष्मा दी जाती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को ऊष्मा दी जाती है तो ये Hg और O2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए आप देखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाओगे, 2। जब 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन Hg भी कितने होगा, 2। इधर Hg 2 करने के लिए अपन इसमें 2 का क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, तो इसमें क्या है, JbHg2। इस प्रकार से समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी।
इस संतुलित समीकरण में अपन को साथ में अब बताना कि अभिक्रिया का प्रकार, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होगी। देखिए बेटा, इसमें ऊष्मा दी जा रही है, इसलिए ऊष्मी है, और इसमें HGO का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। HGO क्या है, टूट रहा है, वियोजित हो रहा है Hg और O2 में, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ऊष्मीय के अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी ये, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। देखिए अगली देखते हैं अपन, सोडियम धातु सल्फर से क्रिया कर रही है, पिघल रही है, और क्या बनाती है, सोडियम सल्फाइड बनाती है। आप इसको अगर देखोगे बेटा, यहाँ पर सोडियम क्या है, 2 हैं, इधर सोडियम कितना है, 1 है, तो ये अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए आप इस सोडियम के आगे क्या लगाएंगे, 2, तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब अपन को ये बताना कि इसमें अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है, तो आप देख रहे हैं सोडियम धातु किससे क्रिया कर रही है, सल्फर से, और क्या कर रही है, योग कर रही है, संयोग कर रही है, और सोडियम सल्फाइड बना रही है, तो ये भी अपनी क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये भी अपनी संयोजन क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी। अगला है अपना टाइटेनियम क्लोराइड। टाइटेनियम क्लोराइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करता है, टाइटेनियम अलग हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो, इस मैग्नीशियम धातु ने क्या किया, इस टाइटेनियम को यहाँ से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। TiCl4 में से इस Ti को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, किसने, मैग्नीशियम ने, और क्या बन गया, MgCl2, और क्या है, Ti अलग हो गया। ये अभी अनबैलेंस है, इसको अपन बैलेंस करते हैं। क्लोरीन इधर 2 हैं, इधर कितने हैं, 4 हैं। 4 करने के लिए अपन 2 लगाते हैं, तो Mg भी इधर कितने होगा बेटा, 2, तो Mg के आगे भी क्या लगा दो, 2। इस प्रकार एक क्या हो गई, समीकरण बैलेंस हो गई। लेकिन अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा, तो देखिए इसमें मैग्नीज TiCl4 में से Ti को किसने, मैग्नीशियम ने क्या किया है, विस्थापित किया है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा इसका, विस्थापन क्या हो जाएगा, अभिक्रिया। देखिए इसके बाद अगली देखते हैं अपन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से क्या करती है, क्रिया करती है, सिलिका से क्रिया करती है, कैल्शियम सिलिकेट बनाती है, CaSiO3 बनाती है। इस समीकरण को देखते हैं अपन, क्या ये बैलेंस है अथवा अनबैलेंस है, तो ये समीकरण क्या है, बैलेंस है, ठीक है। ये समीकरण क्या है, संतुलित है पहले से ही। अब इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड से सिलिका क्या कर रहा है, योग कर रहा है, संयोग कर रहा है। इस कारण से इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे बेटा, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे अपन इसको, संयोजन क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहेंगे। देखिए इसी प्रकार अगली देखते हैं अपन, H2O। इसको जल को अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में, तो क्या है, ये जल वाष्प में क्या हो जाएगा, भेज देता है, ऑक्सीजन गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। मतलब जल में और ऑक्सीजन में क्या होगा, इसका सॉरी यार, ये जल नहीं है बेटा, ये H2O2 होगा, ये गलत है, ये H2O2 होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 को यूवी किरणों की उपस्थिति में अपन क्या, इसका अपघटन होगा। देखिए अपघटन हो रहा है, इसीलिए तो ये H2O और O2 में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। इसको अपन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2 2, ऑक्सीजन इधर 2 और 1 3, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन 2। इसको बैलेंस करने के लिए इसमें आकर 2 को गुणा करा दो, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना होगा, 4। इसके आगे भी अपन क्या करेंगे, 2 का गुणा करा देंगे। इससे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4। इस प्रकार से अपन के इन अभिक्रियाओं को अपन ने संतुलित किया। इसमें अपन ने अभिक्रिया का प्रकार भी बताया कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से है। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन क्लास में, और आगे अपन देखते हैं। देखिए आगे पढ़ते हुए बेटा अपन देख रहे हैं क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये समीकरण कुछ लिखे हुए हैं,
कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, उदाहरण लिखे हुए हैं। इनमें आपको ये पहचान करना है कि इसमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन होगा और कौन सा रासायनिक परिवर्तन होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भौतिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। मैंने बताया था कि कारक के हटाने पर क्या है वो अभिक्रिया दोबारा से क्या है उसी रूप में आ जाए, उसी अवस्था में आ जाए, तब वहाँ भौतिक परिवर्तन होता है। और कारक के हटाने पर अभिक्रिया के प्रकार में क्या है कोई परिवर्तन ना हो, वहाँ रासायनिक परिवर्तन है। पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि भौतिक और रासायनिक। तो आप देख सकते हो कि पेट्रोल का क्या है वाष्पीकरण हो रहा है, पेट्रोल क्या है वाष्प बन के उड़ रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है बेटा? नहीं हो रही। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये भौतिक अभिक्रिया होगी। कैसा परिवर्तन होगा? इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। कैसा परिवर्तन? क्यों? क्योंकि इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या है इसका पेट्रोल थी, लिक्विड अवस्था में थी, इसको वाष्पीकृत किया तो ये वाष्प बन के उड़ गया। तो इसका है भौतिक क्या होगा? परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। अब एलपीजी का दहन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का दहन, देखिए यहाँ पर क्या है रासायनिक क्रिया होगी। कैसे होगी? जब एलपीजी को अपन क्या है जलाते हैं, जलाने के बाद इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद उसको अपन फिर उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इस कारण से इसमें एलपीजी जो है, एलपीजी का क्या है जब हम दहन कराते हैं तो इसके बीच में क्या हो रही है बेटा? रासायनिक क्रिया होगी। और इस कारण से कैसा परिवर्तन होगा? ये रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? ये रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक क्या होगा? परिवर्तन होगा। इसी प्रकार आगे देखिए, किसी लोहे की छड़ को क्या है रक्त तप्त करना। देखिए लोहे की क्या है छड़ है, रॉड है, उसको अपन क्या है गर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी? लाल हो जाएगी। उसमें किसी प्रकार की क्या है कोई क्रिया हुई नहीं हुई। इसका ठीक है, इसमें किसी प्रकार का क्या है कोई रासायनिक क्रिया हुई क्या? नहीं है ना। तो क्या है ये कैसी अभिक्रिया, कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। इसकी भी अवस्था तो क्या होगा? ये भौतिक परिवर्तन होगा। देखिए अगला, दूध का दही में बनना। देखिए दूध का दही में बनना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन होगा। क्योंकि दूध था उसमें क्या है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु ने क्या किया? क्रिया की, एक रासायनिक क्रिया कराई और दूध था, दूध किस में बदल गया? दही में क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। तो कैसे हुआ? ये रासायनिक क्या होगा? परिवर्तन होगा। क्या होगा? ये रासायनिक परिवर्तन होगा बेटा। देखिए अगला है अपना क्या है कि ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर एक वर्ड आया ऊर्ध्वपातन। देखिए आप सभी जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन कैसे कहते हैं या क्या होता है ऊर्ध्वपातन? कि किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे ही किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में परिवर्तित होगा। मतलब बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ही कैसे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। मतलब किसी ठोस का बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि कपूर को अपना ठोस अवस्था में होता है, अपन उसको ऊर्ध्वपात होता है उसका, तो बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए सीधे ही क्या हो जाता है? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातित हो जाता है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ठोस अमोनियम क्लोराइड का क्या है? ऊर्ध्वपातन। ये भी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? ये भी एक भौतिक परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत किसी को? देखिए बेटा ये तो आपको पूछ सकता है कि आपको कोई 3-4 उदाहरण दे दे और आपसे पूछ ले कि इनमें एक भौतिक परिवर्तन हो रहा है अथवा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपको आना चाहिए कि इसमें बाकी में भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन और आगे समीकरणों को देखते हैं। देखिए देखिए बेटा, किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था
फ़ोन पर ये क्वेश्चन पूछे थे उसने कि सर निम्न में से कौन परिवर्तन, उसने ये परिवर्तन बोले थे कि इनमें ऊष्माक्षेपी और कौन सा ऊष्माशोषी होगा। तो देखिए ये 4 परिवर्तन उन्होंने पूछे थे, तो मैं चारों में आपको बता देता हूँ चारों के आंसर। कि फेरस सल्फेट का जो अपघटन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन था। देखिए तो फेरस सल्फेट का जो अभिक्रिया है, अपघटन है, वो क्या है, ऊष्मा क्या शोषी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसका जो पदार्थ जो है इसका अपघटन होगा, फेरस सल्फेट का वियोजन होगा तो पदार्थ क्या है, टूटेगा। मतलब इसमें पदार्थ जब टूटेगा तो टूटता कब है, जब वो ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ऊष्मा को ग्रहण करेगा। तो इस कारण से फेरस सल्फेट का अपघटन होगा। इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, तो ये क्या होगा बेटा, ऊष्माशोषी परिवर्तन होगा। ऊष्माशोषी परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा को क्या है, अवशोषित किया जाएगा, इसलिए अपघटन होगा फेरस सल्फेट का, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है, तनुकरण। देखिए बेटा कोई पदार्थ जब क्या है तनुकरण, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल तनु अवस्था में कैसे प्राप्त होगा, ये ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये ऊष्मा को क्या है, कोई ठोस पदार्थ है और ठोस पदार्थ को जब अपन ऊष्मा को क्या देंगे तभी वो क्या होगा, तनु में परिवर्तित होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ये कैसा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा को क्या है, अवशोषित किया जाता है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अपना क्या है, ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड था, इसको अपन काय में घोल रहे हैं, जल में। तो इसको घोल रहे हैं, अब ये जल में कब घुलेगा, ठोस अवस्था में था, ये कब घुला जल में, जब इसको अपन ने क्या है, ऊष्मा दी। तो ये भी क्या होगा, ऊष्माक्षेपी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगला देखते हैं अपन अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलना। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड बेटा जल में कब घुलेगा, जब ये ऊष्मा को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ये क्या होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ऊष्माशोषी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और उसका नाम क्या है, ध्यान जा रहा है मेरे से। तो जिसने भी पूछा था या सभी बच्चे कि इसमें सर कौन सा परिवर्तन होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, इसमें ऊष्माशोषी परिवर्तन, ये आपके सामने मौजूद है। चारों का आंसर क्या है, पूछा हुआ था। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं अपन क्लास में और देखते हैं आगे क्या। देखिए आगे देखते हैं अपन, निम्न अभिक्रियाओं में अज्ञात x और y आपको बताना है। मतलब x और y के आपको ये मान बताना है कि इसमें x क्या है और y क्या है। ये भौतिक अवस्था है। देखिए यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस AQ + 2 KI AQ एक्वस मतलब विलियन, PbI2 काय के रूप में होता है x, ये अपन को बताना है, तथा 2 KNO3y ये बताना है अपन को। सेकंड में Cu कॉपर सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में, AgNO तो सिल्वर नाइट्रेट का जो विलियन है वो एक्वस विलियन के रूप में है, CuNO3 का होल ट्वाइस एक्वस विलियन के रूप में है। x आपको बताना है इस सॉलिड स्टेट में कौन होगा। अगला है जिंक सॉलिड स्टेट में सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वस विलियन के रूप में है। ZnSO4 जिंक सल्फेट जो कि x बताना है किस अवस्था में, हाइड्रोजन ये बाय ये आपको बताना है किस अवस्था में है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में, इसको अपन x क्या करें, यहाँ पर क्या आएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में और CO2 गैसीय अवस्था में है। अपन यहाँ पर देखिए इनके मान बताएंगे, तो इनके आंसर आपको लिखना है। सबसे पहले वाला समीकरण, इसमें देखिए अपन x और y के मान बताएंगे। सबसे पहले PbI2 x, तो x बराबर इसमें क्या आ जाएगा बेटा, ये सॉलिड अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा XS।
और y बराबर जो आएगा वो y बराबर बेटा क्या आएगा, तो y बराबर जो KNO3 होता है वो एक्वस के रूप में होता है, बिलियन के रूप में होता है। सेकंड देखते हैं अपन x, तो x बराबर क्या जाएगा Ag, x बराबर क्या जाएगा Ag। कैसे आएगा आप देख सकते हैं, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ क्रिया करता है और कॉपर नाइट्रेट बनाता है, मतलब CuNO3 हो गया, बचा कौन अपना Ag। अब इस Ag को तो इसको यहाँ पर क्या जाएगा Ag। अब इसको बैलेंस करने के लिए अपन को 2 का आगे लगाना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 2Ag, क्या हो जाएगा 2Ag, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा 2Ag आएगा, Ag आएगा। अब Ag कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, तो Ag के आगे यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा 2, इसलिए 2Ag आएगा। तीसरे में देखते हैं बेटा अपन क्या है X जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का जो विलयन है वो क्या होता है एक्वस के रूप में होता है, इसलिए AQ आएगा। तथा बाय का जो मान है, बाय क्या है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या होती है गैस होती है, इसलिए G आएगा। चौथा समीकरण देखते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट, तो X यहाँ पर अपन इसको क्या देते हैं ऊष्मा देते हैं, इसको मैं क्या देते हैं अपन इसको ऊष्मा, तो यहाँ पर X के स्थान पर क्या आएगा ऊष्मा आएगा। इस प्रकार से अपने कहे समय जी X और Y के जो अज्ञात मान हैं उनको आंसर इस प्रकार से होंगे। इन सब को अपन क्या है कोष्टक में लिखेंगे। जब इसकी समीकरण बनाएंगे जब, ठीक है, इस समीकरण में अभी आप इसके आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर कोई आपसे पूछे तो क्या है क्वेश्चन वो देखिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है अपना, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो मैंने आपको पढ़ाई है। अब यहाँ पर बात आती है कि श्वसन, तो देखिए श्वसन किसे कहते हैं। कहीं कोई आपसे अगर पूछे कि बेटा श्वसन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं श्वसन। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली एक ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ या जटिल भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है तथा ऊष्मा क्या होती है उत्पन्न होती है। देखिए बेटा C6H12O6 ये अपना क्या है ग्लूकोज स्टार्च, सॉरी ग्लूकोज या ग्लूकोज का ये अपना क्या है फॉर्मूला है। देखिए इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन क्या कराते हैं ऑक्सीकरण कराते हैं। देखिए तो ये क्या है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस क्या है 21 किलो कैलोरी या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है उत्पन्न होती है। देखिए बेटा नहीं 673 नहीं, इसमें 673 हाँ ऑक्सीश्वसन है तो 673 हो जाएगी। अनऑक्सीश्वसन में क्या है 21 किलो कैलोरी होती है वहाँ पर, या 38 ATP अणुओं का निर्माण भी होता है, वो भी लिख सकते हैं अपन। 38 ATP अणुओं का भी क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन
है अपना कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हमें श्वसन पता होना चाहिए बेटा कि श्वसन क्या चीज़ होती है, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और ये आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ। अब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं बेटा, देखिए तो श्वसन क्या चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले तो श्वसन क्या है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है या जैव रासायनिक क्रिया है। तो श्वसन क्या है, जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये बेटा अपनी ऑक्सीकरण ऑक्सीश्वसन भी इसको कहते हैं या श्वसन कहते हैं। देखिए अब क्वेश्चन तो आपका क्या है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सुने बेटा, देखिए श्वसन एक क्या है, मंद दहन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन क्या है, एक मंद दहन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प और ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा या ऊष्मा होती है वो एटीपी के रूप में भी क्या है, बाहर निकलती है। तो एटीपी के रूप में या अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि 38 एटीपी अणुओं का हमें क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है। कोई पूछे आपको श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें क्या भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाष्प और क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद आपसे अगर कहीं कोई पूछे कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है क्वेश्चन है अपना कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए बेटा, कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए तो क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया, ध्यान सुनिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है जैसा कि अवक्षेप बन रहा है। जब क्या है अपन कोई दो पदार्थों की या दो विलयनों की आप अभिकर्मकों की आपस में क्रिया कराएंगे तो अवक्षेप बनेगा। तो क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया, ध्यान से सुने, याद होगा आपको। देखिए जब दो अभिकारक विलयन आपस में क्या है, अभिक्रिया करके, जब दो अभिकारक विलयन आपस में क्रिया करके क्या है, जब दो अभिकारक विलयन आपस में क्रिया करके एक अविलेय क्या है, ठोस बनाते हैं। जब दो अभिकारक विलयन आपस में क्या है, क्रिया करके एक क्या बनाते हैं, अविलेय क्या बनाते हैं, ठोस बनाते हैं, तब उस विलयन में ठोस के कण क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तब इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसकी क्रिया अपन क्या है, सोडियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। तो क्या बनता है बेटा, सिल्वर सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 प्लस क्या है, AgCl।